हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज हम अपनी मुहिम लेके जो है जिला ऊना में पहुंच चुके हैं। कहते हैं प्रकृति का नियम है बदलाव और बदलाव का रास्ता बदलाव जो है उन्नति और विकास का रास्ता जो है वो अख्तियार करता है। बदलाव चाहे प्रकृति में हो, ओहदे में हो या राजनीति में हो, विकास के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी मुहिम को लेके हम जो हैं हम जिला ऊना में पहुंचे हैं और ऊना में आके हमारे साथ जो हैं यहाँ के भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता जो हैं, जो कि पूरे हिमाचल में जो है एक खास पैठ रखते हैं, उनसे हम कुछ राजनीति की भी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले जो है आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। धन्यवाद जी। हाँ, सर, सबसे पहले मैं सीधे मुद्दे की ही बात करूंगा। हालांकि अभी जो है पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव हुए और हिमाचल में भी 2022 के दिसंबर में चुनाव आने वाले हैं और अभी हम देख रहे हैं कि अप्रैल में 5-6 अप्रैल को भी आम आदमी पार्टी जो है रैली करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी हैं। कैसे देखते हैं आप इस पार्टी को हिमाचल में? लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आम आदमी पार्टी भी एक नई पार्टी है और दो जगह उनकी देश के अंदर गवर्नमेंट्स हैं। वो हर जगह कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी खड़ी हो। लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि हर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, हर पार्टी बना करके आगे बढ़ सकता है। तो अच्छा है, हिमाचल में भी स्वागत है उनका। लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्ट तो कर नहीं सकता, ना करना चाहिए। और आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आगे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी एक अच्छी तैयारी के साथ चल रही है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 वर्षों का इतिहास जहाँ पर बदलेगी और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। सर, जैसे आपने बोला कि 30 वर्षों का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी जो है रिपीट करेगी। वहीं अगर हम मंडी जिला में भाजपा के नेता की बात करें, अनिल शर्मा जी, तो उन्होंने अभी अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया कि जो आम आदमी पार्टी है वो हिमाचल में जो है काफ़ी बिखराव कर सकती है। तो आपके पार्टी के जो ये नेता हैं, तो इस बयान को आप किस हिसाब से देखते हैं? अनिल शर्मा जी का यही पता नहीं लगता कि वो किस पार्टी में है। प्रॉब्लम ये है उनकी। हमारी पार्टी के कहने तो जाएंगे क्योंकि हमारे विधायक हैं, हमारे झंडे तले उन्होंने चुनाव लड़ा है। पर पिछले 4.5 वर्षों से जब से वो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वो एमपी के टाइम पर हमारे साथ नहीं चले और उसके बाद भी पार्टी के अगेंस्ट बयानबाजी करते रहते हैं। वो स्वयं ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कांग्रेस में जाएंगे, जब बीजेपी में रहेंगे, और किसका साथ देना किसका नहीं देना। तो इसलिए अनिल शर्मा जी के इस बयान का मैं क्या जवाब दूँ, आप अनिल शर्मा जी से ही पूछ सकते हैं। सर, अगली प्रश्न मैं पूछूंगा। अगर हम ऊना विधानसभा की बात करें 2003, 7 और 12, आपने काफ़ी यहाँ से तीनों चुनाव जो थे विधानसभा के जीते, पर 2017 में बहुत कम मार्जिन से जो थे आप ऊना से वोटों से पीछे रह गए। कैसे देखते हैं आप, क्या कारण थे जो 2017 में आप थोड़े कम मतों से जो थे आप पीछे रहे? कोई ना कोई गलती रही होगी, अपनी ओर से भी रही होगी, कोई ना कोई और गलती रही होगी, क्योंकि चुनाव आदमी किसी न किसी गलती के कारण ही हारता है। बाकी और कई फैक्टर होते हैं। जब कोई पार्टी जीतती है, कोई कैंडिडेट जीतता है, तो अलग फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर के कारण नहीं आदमी हार जीत होती। ऐसे ही इस हार में भी अनेकों फैक्टर रहे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ की जितने भी कार्यकर्ता, उन्होंने कड़ी मेहनत की और हम लोग 3200 वोटों से पिछड़ गए। जनता को 3 साल मुझे उसी जनता ने जिताया, 3 बार उसी जनता ने जिताया, 15 साल विधायक रहा। उसमें से कुछ लोगों को लगा नहीं, कुछ बदलाव लाना चाहिए, बदलाव आ गया। अब बदलाव और हमारा 15 साल का किया हुआ काम, उसमें जनता अब आने वाले समय में डिसाइड फिर करेगी कि क्या करना है। सर, अगली मैं बात करूंगा। जब तक आप हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष थे, आपकी अध्यक्षता में जो थे हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने तीनों लोकसभा के चुनाव जो भी लोकसभा के चुनाव हुए, जीते। बट अभी हम देखें विधानसभा के चाहे उपचुनाव थे, लोकसभा के भी उपचुनाव थे, भाजपा कहीं ना कहीं पीछे रही। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं, इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ते हैं। अगर हार होती है तो भी सबकी साझी होती है और अगर जीत होती है तो भी सबकी साझी होती है। अगर पहले जीते हैं तो सबकी विजय थी, सब लोगों ने मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने कड़ा परिश्रम किया। अगर हम कहीं असफल हुए तो भी सब लोग उसमें जिम्मेवार हैं। कोई एक व्यक्ति उसमें जिम्मेवार है और कोई एक व्यक्ति जिताने में जिम्मेवार था, ऐसा मैं नहीं मानता। और अगर हारे हैं तो भी किसी एक व्यक्ति के कारण हार गया, ऐसा भी मैं नहीं मानता। हम एक परिवार के नाते सब लोग काम करते हैं और उसमें से हम लोग बाई इलेक्शन में पिछड़ गए। हम एमपी भी हार गए, तीनों विधानसभा के चुनाव भी हार गए। कोई ना कोई कमी रही होगी, वो कमी बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक
जो भी रही होगी, वो जनता को जो लगा वो जनता ने किया। तो उसके नाते मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना कि मेरे होते हुए सारे चुनाव जीते, जब मैंने गवर्नमेंट बनाई, जब मेरे टाइम सारे एमपी जीते, ऐसा मुझे लगता है कि ये छोटा एनालिसिस होता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत जो होती है और जनता का जो आशीर्वाद होता है और उस सब के ऊपर जो रिजल्ट आता है वो सब उसमें जिम्मेवार होते हैं। सर, अगले ही प्रश्न के ऊपर मैं पहुंचूंगा। हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि सत्ती जी आज सुबह मॉर्निंग में इस गांव में थे, सुबह शाम को इस गांव में थे। आपका शेड्यूल भी जो है काफ़ी बिजी रहता है। तो और जो लोग भी हैं, मेरे लगता है कि आपसे मिलने के लिए भी कोई कतराते नहीं, जो भी आपका स्वभाव है। इतना बिजी शेड्यूल रखना कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, उसमें ऐसा है क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं एक टाइम पर एक ही काम करता हूँ। अब राजनीति में है 2003 से, तो फिर राजनीति में है, कोई साइड बिजनेस नहीं, कोई साइड हॉबी नहीं, कोई अन्य काम नहीं, सिर्फ जनता का काम। और उस जनता के काम में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है उन्ना विधानसभा क्षेत्र की, नए नए विषयों को कैसे आगे लिया जा सकता है, और डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत काम कैसे हो सकते हैं। व्यक्तिगत काम के साथ साथ किसी आदमी की प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, किसी आदमी के गलत तो नहीं हो रहा है, कोई असामाजिक तत्व को जहाँ पर अराजकता का माहौल तो नहीं खड़ा कर रहे हैं। उस सबको मैं खुद स्वयं जज करता हूँ, स्वयं शेड्यूल बनाता हूँ। तो मेरा शुरू से ही है, जब सुबह घर में कोई व्यक्ति आ जाए, वो 7 बजे आ जाए, 6 बजे आ जाए, वो 8 बजे आ जाए, तो तब उससे मिलना। और जब तक अंतिम व्यक्ति से मिल नहीं आ जाए, लगभग मैं मानता हूँ 11 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ उन सब काम से। फिर 11 बजे मेरे को निकलना ही है। 11 बजे से लेकर के रात वापस कब आना उसका तय नहीं है, लेकिन दिन को क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ जाना है, किसी के सुख दुख में जाना है, किसी की विवाह शादी में जाना है, किसी ने और आमंत्रित किया है, जब कोई पार्टी की मीटिंग है, कोई उद्घाटन शिलान्यास है, जानने जो भी काम है, उन सब कामों को डिपार्टमेंट्स की मीटिंग है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलना है। जब मैं स्वयं, जैसे एक बच्चा होमवर्क करता है, ऐसे मैं होमवर्क करता हूँ रात को, और दूसरे दिन फिर उसके लिए निकलता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या जहाँ पर डेवलपमेंट के काम चले। उसी के नाते उन्ना विधानसभा क्षेत्र में हमने अरबों रुपए के काम किए हैं जो चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र एकमात्र विधानसभा क्षेत्र होगा जिसके सारे रोड डबल हो चुके हैं। 90 करोड़ रुपया हमने इसके ऊपर लगाया है। और हर गांव के अंदर पेयजल योजना, सिंचाई योजना, उसके ऊपर हमने भर की 80 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाया। ऐसे हेल्थ की दृष्टि से मैं डिटेल में जाऊंगा तो शायद बहुत लंबा चल जाएगा। पीजीआई का सैटेलाइट हॉस्पिटल जहां बन रहा है, उन्ना हॉस्पिटल को अपग्रेड हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, 200 बेड से 300 बेड किया, जिसके अंदर हम लोगों ने 20 लाख रुपए की सीआर मशीन लेकर के आए। हम लोग वहाँ पर लेप्रोस्कोपी की मशीन लगभग 25 लाख रुपए की लेके आए। हम लोग नई अल्ट्रासाउंड की मशीन 28 लाख रुपए की लेकर के आए। और 75 लाख रुपए का ऑक्सीजन का प्लांट हम लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर लगाया। 300 बेड का हॉस्पिटल को किया और उसके साथ न्यू ओपीडी ब्लॉक अब हम लोग बढ़ा रहे हैं और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल वहाँ पर बन रहा है। और उसके साथ साथ और बहुत से काम हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर्स की पोस्टें बढ़ाना, 36 डॉक्टर आज उन्ना हॉस्पिटल के अंदर है। और 76 पोस्टें इस वर्तमान गवर्नमेंट ने बढ़ाई है उन्ना हॉस्पिटल के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की। तो ऐसा हॉस्पिटल को मजबूत करना, 2 अन्य हॉस्पिटल महतपुर बसदेड़ा में और संतोषगढ़ में 30-30 बेड के बन रहे हैं। इस तरह से हेल्थ को मजबूत करना, पेयजल योजना, सिंचाई को मजबूत करना, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्ना के अंदर चल रहा है। कॉलेज की बिल्डिंग, एवी ब्लॉक बन रहे हैं लगभग 11 करोड़ 93 लाख से। आईटीआई टेक्निकल एजुकेशन में बच्चे आगे बढ़े, इंडस्ट्री के लिए उनको नौकरी मिले। तो 2 आईटीआईज की बहुत बड़ी बड़ी भवन, उसमें अलग अलग से ट्रेड आने वाले समय में, जो आज की तिथि में हम लोग कह सकते हैं कि जो लोगों के लिए लाभदायक हो, उन ट्रेड को लेकर के आएंगे। तो ऐसे बहुत से काम अलग से चले हैं। गवर्नमेंट के क्षेत्र में अपने एरिया के लोगों को महंगे स्थानों के ऊपर जाकर के शादियां ना करनी पड़े, तो गवर्नमेंट के क्षेत्र में 3 मैरिज पैलेस जो हम लोगों ने बना करके दिए है, बसदेड़ा, लोअरदेला और उसके साथ साथ हम लोगों ने रायपुर सोहड़ा में। ऐसे अनेकों काम नए हम लोगों ने किए हैं। और 4 बड़े स्टेडियम्स आज उन्ना में बन रहे हैं। पहले एक ही स्टेडियम होता था इंदिरा ग्राउंड, उसकी भी रिपेयर, रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए हमने 3 करोड़ रुपया लगाया इस 5 साल के अंदर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के जब से गवर्नमेंट आई है। और 4 बड़े स्टेडियम जिनके शिलान्यास, उद्घाटन अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर राकेश पठानिया जी करके गए हैं। महतपुर बसदेड़ा में बन रहा है 1 करोड़ 77 लाख का, देला में बन के तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया 1 करोड़ रुपए का, जलग्राम में बन रहा है 1 करोड़ 37 लाख रुपए का, और बडाला में बन रहा है 1 करोड़ 41 लाख रुपए का। तो ऐसे 4 बड़े स्टेडियम्स और 5वां संतोषगढ़
+2 स्कूल बॉयज़ का हमने एस्टीमेट बना के भेजा स्टेडियम का 1,35,00,000 रुपए का। तो ऐसे 5 बड़े स्टेडियम नए बनाएंगे ताकि बच्चे खेल सके, बच्चे नशे की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा ग्रोह है जो बच्चों को असामाजिक तत्वों की तरह तैयार कर रहा है, उनको गलत कामों की तरफ बढ़ा रहा है। तो उसको रोका जाए, लोगों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। तो ऐसी कोशिश हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे पार्क्स बनाना, गांवों के अंदर पंचवटी पार्क के नाम से पार्क चल रहे हैं, शहर के अंदर ऊना के अंदर बन रहे हैं, महतपुर के अंदर बसेड़ा के अंदर हमने बना के दिए हैं। ऐसे ही गांवों में ग्राम पंचायतों में पार्क बना करके दिए हैं, और गांवों के अंदर लगभग 20-22 स्थानों के अंदर हम लोगों ने जिम दिए हैं बच्चों को। और बच्चे जो कभी मैट जो कभी कॉलेजों में नहीं होते थे, यूनिवर्सिटी में नहीं होते थे, ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने रेसलिंग के मैट, खो खो के मैट, कबड्डी के मैट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह से हम लोग छोटे छोटे ग्राउंड्स भी अलग अलग स्कूलों के अंदर, अलग अलग स्थानों के अंदर बना रहे हैं, ताकि इस कंस्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाया जाए और कंस्टिट्यूंसी के अंदर एक अच्छा माहौल बने, ताकि लोग पढ़ें भी, खेलें भी, स्वस्थ भी रहें, पानी और सिंचाई भी उनकी हो सके। और किसानों की फेवर के लिए पिछली धूमल साहब की गवर्नमेंट में मैंने एक बहुत बड़ा काम किया था, शायद हिमाचल प्रदेश में पहला काम था। हमने लगभग 610 ट्यूबवेल का मुफ्त कनेक्शन दिया था कर्मचारियों इनके लिए, किसानों के लिए। जितने भी खंभे लगने हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर लगने हैं, जितनी भी तारें लगनी हैं, लगभग 9 करोड़ रुपए की वो स्कीम बनाई थी। अभी फिर से हमने जितने ट्यूबवेल ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर निजी के क्षेत्र में चलते हैं, इंजन लगाए हुए हैं, कभी इंजन खराब हो जाता है, बिजली नहीं पहुंच रही है, किसान परेशान होता है, फिर से मैंने किसानों से फाइलें ली और अभी 10 करोड़ 50 लाख रुपया फिर से निजी ट्यूबवेलों के अंदर कनेक्शन देने के लिए मुफ्त में कनेक्शन देंगे उनको, वो दिया है। और लगभग 4,000 लोगों को मुफ्त में गैस के सिलेंडर जहाँ पर बांटे हैं। सैकड़ों लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से हम लोगों ने इलाज के लिए पैसा दिया है। अब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर जो पेंशन लगी है उसमें सारे लोग अपना फार्म भरें और पेंशन लोगों को लगाई जाए। ऐसे बहुत से काम चले ऊना विधानसभा क्षेत्र में। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी हैरानी होगी, लगभग 1500 करोड़ रुपए के काम जहां हम लोगों ने चलाए हुए हैं, जिसमें से लगभग 500 करोड़ का तो पीजीआई का ही है और 507 करोड़ रुपए का इंडियन ऑयल का टर्मिनल यानी कंप्लीट हो गया और वो चल रहा है। ऐसे 1000 करोड़ के तो यही है, बाकी 500-600 करोड़ के बाकी काम चले हुए हैं। सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंतिम सवाल पूछूंगा। अभी हम किसी मतलब फंक्शंस में आए थे और लोगों के बीच में भी हमारे बात हो रही थी, तो लोगों का ये कहना है कि सत्ती साहब जो बात बोल देते हैं वो करते ही ज़रूर हैं। हाँ, थोड़े से मतलब खुश्क मिजाज के हैं, बट काम जो है इनके कहीं ना कहीं धरातल पर जो है आम जनता जो है वो पूरी तरह से देखती है। तो ये लोगों का जो वर्ड था सख्त मिजाज, इसके पीछे जो है आपका क्या कहना है? इसमें मेरा जो मानना है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लीडर्स हैं वो सारे काम करेंगे। अगर कोई 2 नंबर का काम करके आया तो भी फ़ोन करेगा। अगर कोई बस स्टैंड के ऊपर उनका बच्चा किसी बच्ची को छेड़ करके आया तो भी उसको बचाने का काम करे। जो मैं नहीं करता हूँ, इसका सीधा मुंह के ऊपर मेरा जवाब होता है कि नो, ये नहीं होगा, आप कोई और घर देखो। उसके कारण लोग परेशान होते हैं। फिर जो ऐसे लोग होते हैं, जैसा मैंने कहा, एक 2 नंबर का ग्रोह है जहाँ पर जो लोग गलत काम करते हैं, उनको सतपाल सत्ती से शेल्टर नहीं मिलेगा, वो मानते हैं। शेल्टर तो क्या मिलना, अगर वो कहीं आ गए तो उनको क्या सुनने को मिले, बस ये भी वो मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आशा लेके आते हैं, उनको सुनना पड़ता है, फिर उसका दुष्प्रचार करते हैं। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, उसके लिए हम लोग ठीक है, अवेलेबिलिटी है ही है, मिलता ही हूँ मैं। लेकिन जो गलत आदमी है उसके लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा बंद रहेगा, बंद था, बंद है, बंद ही रहेगा। वो कहीं और चले जाएं, अपनी वोट किसी और को डालना डाल दें, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। सर अंतिम सवाल, ऊना की जनता के लिए आपके द्वारा कोई संदेश? मेरा तो सबके लिए संदेश यही है कि डेमोक्रेसी में हम सब लोग सोच समझ करके वोट डालें। कोई भी आदमी अपने ज़मीर को ना बेचे ज़िंदगी में कभी भी, जो बिकना शुरू हो गया, जिसका सबसे बड़ा दुख मुझे लगता है। नहीं तो लोग कई बार सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आगे लोग बढ़ रहे हैं, आधुनिकता आ रही है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सी बुराइयाँ चुनावों के अंदर आ रही हैं, डेमोक्रेसी के अंदर आ रही हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों के कारण चुनावों के दिनों में, लीडर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ यही मैनेज करते हैं कि खरीदना किसको है और उसकी कमजोरी क्या है, आदमी के ज़मीर को कैसे खरीदना है। तो आदमी अगर ज़मीर ही बेच देगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये इमेच्योर डेमोक्रेसी के साइन होते हैं कि जहाँ वोट बिक करके डलता है, वो जो बिकता है वो कई बार आदमी हार जीत का कारण भी सिर्फ वो ही बनता है। जो अच्छे लोग हैं 95% लोग, 95%, वो लोग बड़ा सोच समझ करके और बिना किसी लागल पेट के वोट डालते हैं। लेकिन कुछ लोग
उसमें बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं, हर कम्युनिटी के हैं, हर धर्म के हैं। ऐसे लोग, कई लीडर व्यापारी के रूप में आ गए हैं। 5 साल वो अपना धंधा करेंगे, 2 नंबर के लोगों को शेल्टर करेंगे, फिर उनसे हिस्सेदारियां डालेंगे, फिर वो प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, उसमें पैसे कमाएंगे, और 4 साढ़े 4 साल के बाद पति पत्नी के साथ सारे इकट्ठे होकर के लोगों को खरीदने के लिए, जैसे कोई पशु खरीदने के लिए निकलता है, ऐसे निकल पड़ेंगे। जो जनता को तय करना है कि जो 24 घंटे 5 साल आपके बीच रहता है वो ठीक है, वो चाहे खाली हाथ घर आए, लेकिन जो आदमी 4-6 महीने पहले जेब में पैसा डाल करके, नशे डाल करके, बच्चों को बिगाड़ करके और लालच दे करके वोट लेता है, क्या जनता को उसको वोट डालना है? जो हमेशा सीजनल आदमी है, सीजनल पार्टी है, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो विकास करने वाली पार्टी है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे, जगत प्रकाश नड्डा जैसे लीडर हैं, और हिमाचल में जयराम ठाकुर जी जैसा मुख्यमंत्री, अनुराग जी जैसे केंद्र में मंत्री है, उस पार्टी को वोट डालना है। जब जनता को जरूर सोचना चाहिए, मैं ऊना की जनता को नहीं कहता, ये प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता को सोचना है, वरना डेमोक्रेसी चंद पैसे वालों की डेमोक्रेसी बन जाएगी। मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे पता है कितने लोग पैसे के बल के ऊपर हिमाचल प्रदेश में जीत रहे हैं, और पहले कभी ये हिमाचल में होता नहीं था। अब लोग कहते हैं कि सारा क्यों 5 साल क्यों डेवलपमेंट के चक्कर में घूमना, काहे को गर्मी में घूमते रहना, काहे को ऐसे भागते रहना, लास्ट के दिनों में पैसा लगाओ, जीत गए, हार गए। ऐसे 20-22 सीटें हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं। कहीं ऐसा ना हो जो सीटें 68 तक पहुँच जाए आने वाले सालों के अंदर। तो जनता को एक मैच्योर डेमोक्रेसी के नाते आगे आना है, और राष्ट्रवादी ताकतों को देखना है, राष्ट्रवादी पार्टियों को देखना है, ना कि चंद लुहावने दे करके अपने जमीर को बेचना। मुझे लगता है ये जनता को हमेशा, लोकतंत्र की बेजय तभी होगी जब मैच्योर लोग होंगे, और मैच्योरिटी के नाते लोगों को वोट डालेंगे। जातिवाद से ऊपर उठ करके, पैसे और लालच से ऊपर उठ करके जब आदमी वोट डालेगा, काम करने वाले को वोट डालेगा, तो मैं कहता हूँ बीजेपी कहीं भी नहीं हार सकती है। बीजेपी वहीं हारती है जहाँ चंद लोग बरगला करके, पैसे दे करके, लूट मचा करके धंधे करते हैं, फिर बीजेपी के विरोध में दुष्प्रचार करते हैं, और दुष्प्रचार करके जो असामाजिक तत्व होते हैं वो डेमोक्रेसी के ऊपर कब्जा करते हैं और लीडरों को खरीदते हैं। वो लीडर उनकी उंगलियों पे, इशारों के ऊपर घूमते हैं, उसके कारण फिर डेमोक्रेसी खराब होती है। सर, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ ऊना के भाजपा के नेता सतपाल सिंह सत्ती जी। तो इनका साफ ये कहना है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए। सिर्फ चंद नोटों के चक्कर में जब इलेक्शंस आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी और आम जनता को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। ठीक है।